हम जब सांस लेते हैं तो जाहिर है कि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हवा नली में होती हैं। हमें सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, और जाने का रास्ता कौन है? नाक से गला, गले से छाती तक जाती है। बट उस वातावरण में कई सारी चीज़ें हो सकती है। धूल हो सकती है, धुआं हो सकता है, पशुपालन का रेशा हो सकता है, कोई स्प्रे हो सकता है, सीलन हो सकता है, फंगस हो सकता है। बट देखा गया है कि अगर आपकी अंदरूनी माहौल, जो इंडोर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा डस्ट हो, या उसमें धूप कम आती हो, या सीलन हो जिसमें थोड़ी सी नमी हो, या मान लीजिए ऐसी कोई चीज़, या पशुपालन हो जिसके रेशा उड़ता है, क्योंकि पशुपालन हमारे जैसे स्वेटिंग नहीं होती उनको, वो अपने शरीर को चाटते रहते हैं, जिसके कारण धूल और मिट्टी मिला के छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको डैंड्रफ, या मान लीजिए बालों के अंदर डैंड्रफ हो, कोई भी चीज़ जो चीज़ उड़ता है और बारीक हो, जिसको हम पार्टिकुलेट पोल्यूशन कहते हैं, बहुत ही छोटा हो, वो हमारे हवा नली में जाके तकलीफ पैदा कर सकती है। और किसको तकलीफ कर रहा है? एक नॉर्मल आदमी को भी तकलीफ पैदा कर सकती है अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा उस पर एक्सपोज रहे। तो वातावरण से एक बहुत बड़ा लेना होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक इंसान रोजाना स्मोक करेगा, वो 40 के बाद उसकी खांसी शुरू हो जाती है। आपको क्यों तकलीफ हुई है? क्योंकि आपके परिवार में एक एलर्जी थी, उसको नजरअंदाज की गई। जैसे आपको नाना को सांस की तकलीफ थी, इसके मतलब आपके खून के रिश्तेदारों में वो टेंडेंसी है। हाँ, बड़ी बेटी है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे को टेंडेंसी है, मैंने अपनी खून के रिश्तेदार माता पिता से हम जैसे शक्ल सूरत, कुछ जेनेटिक टेंडेंसी जो हमारी रासायनिक टेंडेंसी हो, या जेनेटिक जो कोशिका की टेंडेंसी हो, वो हम सारी चीज़। बट अगर हम एक अच्छी जीवन जिए, जैसे मान लीजिए किसी को फैमिली में अस्थमा है और वो बच्चा स्मोक कर रहा है, तो उसको अस्थमा जल्दी पकड़ लेगा, अगर ना होने के भी चांस भी हो। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो रिश्तेदारों के अंदर, खून के रिश्तेदारों में अंदर अगर एक चीज की टेंडेंसी हो और हमारा वातावरण खराब हो जाए आगे चल के, तो वो टेंडेंसी उभर के आ सकती है किसी भी उम्र में। इसको हम कहते हैं लेट ऑनसेट एस्मा। हो सकता है आपको 30 साल से पहले नहीं था, आपने कहा कि 3 बच्चे हैं, अभी आपकी उम्र बहुत है, लंबे समय तक आपको जाना है, बट ये एलर्जी धीरे 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 बढ़ती गई। और एलर्जी कैसे बढ़ती है? हमारे शरीर में ना ऑपोजिट चीज का वार होता है। शरीर किसी भी चीज को घुसने नहीं देता जिसको पसंद नहीं करता। जो चीज पसंद नहीं करता, जैसे मैंने क्या पूछा? मैंने कहा पशुपालन है, सीलन है। आपने कहा कि मुझसे मत पीछे, उनके घर पे था ये सारी चीजें। तो क्योंकि आपके परिवार में वो एलर्जी थी, और वो हो सकता है 5-6 महीने जो आपको एक्सपोजर रहा, उससे बॉडी के अंदर वो उत्पत्ति हो गई, जिसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन होने से क्या होता है कि बॉडी उसकी विपरीत चीजें बना देता है, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब है जो चीज, मान लीजिए आपको सीलन का वायरस सीलन का मटेरियल आ रहा है, जिसको हम कहते हैं मोल्ड, मतलब फंगस आ रहा है, तो बॉडी एंटी फंगस बना लेगा। अगर मान लीजिए धूल का कीड़ा आ रहा है, डस्ट माइट, उसका बॉडी एंटी डस्ट माइट बना लेगा। पर दोबारा जब आएगा, आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के कारण हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है, उसके अंदर जो रासायनिक चीजें वो टूट के बाहर आ जाती है। आप समझ गए ना? मान लीजिए जार के अंदर केमिकल है, जार टूटेगा तो केमिकल बाहर आएगा ना, तो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो जाता है। उसीलिए खांस रहे, उसीलिए सांस से आवाजें हो रही है। ये एक किस्म का दमा है, लेट ऑनसेट दमा। इस दमे को रोका जा सकता था अगर परिवर्तन के टाइम में, या पारिवारिक जो माहौल को अगर हम क्लीन रखें, तो ये अवॉइड हो सकता है। तो अभी सबसे पहले 3 चीजें याद रखिए। ये चीज कब होता है? अगर हमारा अंदरूनी मतलब जो वातावरण खराब हो। तो एक तो है धूप आनी चाहिए, घर के अंदर सीलन नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गर्म और ठंडा नहीं खाना आपको, घर के अंदर धूप, जोत, अगरबत्ती, दिया नहीं जलाना जिसमें काला धुआं निकलता है, किसी दीवारों के अंदर सीलन नहीं होनी चाहिए, कोई पशुपालन नहीं होनी चाहिए, कोई खट्टा चीज हो, डब्बे का जूस जो होता है ना, ये जो सॉस वॉस केचप, ये नहीं लेना चाहिए, बालों में डाई नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें तकलीफ पैदा करती है। पहले तो इसको, अब करना क्या है कि हमें इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए मैं दवाई दूंगा। ये किस्म का दमा है और भयानक तरीके से हो रहा है, सो नहीं पा रहे कह रहे। अभी हमने जो स्कोरिंग देखा, जिसको एस्मा कंट्रोल टेस्ट, इनका नंबर बहुत कम आ रहा है, क्योंकि 100 से ऊपर ये फूक ही नहीं पा रहे।
तो हमें सबसे पहले इस एलर्जी को, और एलर्जी का मतलब आप नॉर्मली इस तरह की बीमारी कम उम्र में शुरू हो जाती है, 15-16 साल 10 साल में, बट इनकी थोड़ी बहुत टेंडेंसी थी, चला लिया क्योंकि जवान उम्र थी, अब भी जवानी है, जवान उम्र है, बट अब एलर्जी इतनी बढ़ गई है तो उसको वो झेल नहीं पा रहे। देखिए उसके लक्षण क्या है, अगर आप देखेंगे एक रिपोर्ट है, ईसिनोफिल 9.60% लिखा है, ये देखें ना 9.60 आप देख रहे हैं। हमारे शरीर में ईसिनोफिल एलर्जी को दर्शाता है, आप समझ गए ना, ये 6 तक होनी चाहिए, 10 तक पहुंच गया है, इसके मतलब भयानक युद्ध चल रहा है घर मतलब हमारे वातावरण के अंदर। मेरे ब्रदर की ना लास्ट दिसंबर में मैरिज हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मनाली गया था, उसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, लाला चिकन इन्फेक्शन, जिसका भी इसका ट्रीटमेंट यहाँ से हुआ, सियापानी की डॉक्टर ने, तो वो भी एलर्जी रही है, और अभी सर फिर उसकी क्रिटिकल सर्जरी हुई है, उसने पथरी थी, तो ये प्रॉब्लम मेरे भाई को है। देखिए भाई इनका आपका खून का रिश्तेदार नहीं बना, आपके खून के रिश्तेदार आपके माता पिता, उनके भाई बहन सारे बनते हैं, वो अलग, आपका वो अलग जेनेटिक है। तो ये किस्म का लेट ऑनसेट एलर्जी है, लेट ऑनसेट एस्मा है, 7 दिन दवाई दूंगा, इनहेलर शुरू करने पड़ेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब इनहेलर का क्या है कि एक ऐसा दवाई देंगे, इसको हम कहते हैं रेवोलाइजर, इसमें कैप्सूल होगा, कैप्सूल यहाँ जाएगा तो ये टूट जाता है, इसमें पंचर होती है, मुंह पे लगाएंगे, झटके से हील के सांस को रोकना। ऐसे सुबह शाम एक गोली दूंगा, एक दूंगा राहत देने के लिए, एक होता है कंट्रोल करने के लिए, दोनों अलग अलग दवाइयाँ दूंगा, कुछ गोलियां दूंगा, बट आपको परहेज करना है, भाप लेना है, गरारे करना है, पानी बहुत पीना है, जो भी चीज आपको लगता है रिस्की, जो मैंने बातें की उससे दूर रहना है, 7 दिन बाद आना है, और एक एलर्जी का लेवल हम चेक करेंगे, IG लेवल वो देते जाना है। अब हम अभी आपको सबसे पहले ये देखेंगे किस लेवल का एस्मा है, एक लंग टेस्ट करना चाहेंगे, PFT, वो अभी होगा। PFT होने के बाद मैं आपकी दवाई लिख के 1 हफ्ते बाद बुलाऊंगा। दूसरी बात क्या है, ये जो चीज हमने फ्लोमीटर आपका देखा है, ये जो फ्लोमीटर अभी जो 150 है, फ्लोमीटर जो 150 वाला फ्लोमीटर है, ये आपका जो फूक मार के जो हम टेस्ट कर रहे थे, इसका क्योंकि ये बाद की उम्र में शुरू हुआ है, बाद की उम्र की जो एस्मा हो खतरनाक रूप ले लेता है, तो इसलिए हमें वो पीक फ्लोमीटर का चार्ट चाहिए, पीक फ्लोमीटर का चार्ट चाहिए। कहाँ है पीक फ्लोमीटर? तो पीक फ्लोमीटर आप ले जाएंगे, इसको हम ब्रेडोमीटर कहते हैं, सुबह के 3 रीडिंग्स और शाम के 3 रीडिंग में जो बेस्ट उसकी रीडिंग लाएंगे, आप देखोगे हमारे इलाज के साथ साथ उनकी रीडिंग भी इंप्रूव करेगी। तो ये एक यंत्र है, हम आपको दे देंगे, इसको हम कहते हैं ब्रेडोमीटर। ये आपका डॉक्टर है जो बताएगा कितने ठीक है आप। तो ब्रेडोमीटर से हम एस्मा को नाप सकते हैं, क्योंकि एस्मा में क्या होता है, हवा नली के अंदर जगह कम हो जाती है, आप समझ गए ना, ये हवा नली है, अभी वो इस पोजीशन में आए हैं हमारे पास, 1 हफ्ते बाद इस पोजीशन में आएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे पोजीशन में, तो नीचे पोजीशन में रीडिंग कम होगी, अच्छी पोजीशन में रीडिंग हाई होगी। तो आपको क्या करना है, ये फ्लोमीटर है, मुंह के अंदर फंसा के फूक लगाना है, जितनी रीडिंग आती, जो तीनों में से बेस्ट है उसको नोट करना है। तो जिस तरीके से कैंडल में, तो ये ब्रेडोमीटर ले जाएंगे, दवाई शुरू करेंगे, अभी मैं आपका लंग टेस्ट करूंगा, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। बट आपको एक अनुशासित जीवन जीना है, पानी ज्यादा पीना है, परहेज को फॉलो करना, तभी मैं आपको, देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको एक वीडियो बना के दे रहे हैं ताकि बार बार सुने, क्योंकि मैं क्यों इंटरेस्ट इतना ज्यादा, जैसे ऐसी बात नहीं, हर एक के हम इंटरेस्ट लेते हैं, आपके लिए ज्यादा क्योंकि आपका परिवार में 3 बड़े बच्चे हैं और आपको 36 साल में इतना भयानक अटैक पड़ा है, तो शायद बाकी चीजों की जरूरत नहीं थी, एक भयानक किस्म की एलर्जी है और हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज से एलर्जी हुई है इतनी खतरनाक, बट ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो उस चीजों को दर्शाता है। तो 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, चार्ट को आप लाएंगे, ये रिवोलाइजर कहते हैं, इस डिवाइस से आप दवाई लेंगे और आप मेरे साथ जुड़ गए। ये आपका नंबर मेरा, आप कोई भी ऐसी बात हो आप टेक्स्ट या ऑडियो भेज सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ।